चलो भाई आ जाओ। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 9 थियोरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लेते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर में कॉस्ट पढ़ लेते हैं, कॉस्ट के भी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने रेवेन्यू पढ़ा था, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पे अभी हम ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, आज जो हमारा लास्ट वीडियो में बातचीत हुई थी कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो किस पे होगा, थियोरी ऑफ सप्लाई पे होगा। थियोरी ऑफ सप्लाई इज जस्ट अपोजिट टू थियोरी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि सप्लाई कहते किसे हैं। तो सप्लाई कर कौन सकता है? सप्लाई जाहिर सी बात है कि एक प्रोड्यूसर कर सकता है, और ये जस्ट अपोजिट ऑफ डिमांड है। तो डिमांड कौन कर सकता है? कंज्यूमर। हम लोगों ने फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, थियोरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हम बातचीत करते हैं कि व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई कहते किसे हैं। ठीक है, तो व्हेन अ प्रोड्यूसर, जब एक प्रोड्यूसर, यानी कि हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ रहे हैं, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। अच्छा, डिमांड में था कि व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, जब एक कंज्यूमर खरीदने की इच्छा रखता हो। ठीक है, और यहाँ पे विलिंग नहीं लिखा है, यहाँ पे बोला है कि रेडी टू सेल, क्योंकि प्रोड्यूसर अगर गुड्स बना देगा ना, ठीक, तो वो इच्छा नहीं रखेगा कि मेरा गुड्स बिक जाए, वो ये नहीं सोचेगा, वो रेडी है बेचने के लिए। ठीक, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल प्रोड्यूस्ड गुड्स, जो बन चुके हैं, एट सम, कुछ गिवन रीजनेबल प्राइजेस, जो भी प्राइजेस मार्केट में गिवन है, प्राइजेस है ये प्राइस नहीं है, कुछ जो भी गिवन रीजनेबल प्राइजेस मार्केट में है, उन रीजनेबल प्राइजेस पे जब वो अपने गुड्स को बेचने को तैयार हो जाए, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सप्लाई। यानी कि सप्लाई में क्या क्या चीजें हैं, आपको क्या क्या चीजें गिवन होंगी। एक आपको होगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, जो आपको बेचना है, और दूसरा इस प्राइस पे आप कितना, ठीक है, हाउ मच यू वांट टू सेल, हाउ मच वांट टू सेल, आप कितना बेचना चाहते हैं, इसके बारे में बात होनी है। ठीक, तो डिमांड का ही जस्ट अपोजिट है, एकदम डिमांड का अपोजिट सीन चलना है सप्लाई में। सप्लाई होते कितने तरह की हैं? तो सप्लाई आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक होनी है आपकी इंडिविजुअल सप्लाई, और दूसरी होनी है आपकी मार्केट सप्लाई। अच्छा, एक और चीज जो इसमें अभी छूट रही थी, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, ये हटा दे रहा हूं, ये मैं मिटा दे रहा हूं। व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल प्रोड्यूस्ड गुड्स, ठीक है, एट सम गिवन रीजनेबल प्राइजेस, और इसमें हम बात किसके करते हैं? ऑफ अ कमोडिटी। हम सिर्फ किसी एक ही कमोडिटी के वेरियस पॉसिबल प्राइजेस पे एक प्रोड्यूसर जो बेचने को तैयार है उसकी बात करते हैं। यानी कि एक बात दिमाग में क्लियर कट रख लो कि जो नंबर ऑफ आउटपुट होंगे वो मल्टीपल हो सकते हैं, मगर टाइप ऑफ आउटपुट हमेशा एक होगा। आप सिर्फ किसी एक सिंगल कमोडिटी को अलग अलग प्राइजेस पे बीइंग एज अ प्रोड्यूसर कितना बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बेकर हैं, ठीक है, तो आपकी दुकान में बेकरी ही मिलनी चाहिए ना, बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही मिलने चाहिए ना, या आपकी दुकान में साड़ी भी मिलेगी। समझदारी की बात है। यानी कि ऑफ अ कमोडिटी ओनली, किसी एक कमोडिटी की बात हो रही है। क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहे हो, इसलिए 12th में जब जाओगे तो मल्टीपल गुड्स भी होंगे मल्टीपल प्राइजेस पे, मगर अभी हम 12th में गए नहीं हैं। ठीक, तो इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के बीच का डिफरेंस क्या है? ठीक, यहां पे होंगे तुम्हारे सिंगल प्रोड्यूसर, यहां पे प्रोड्यूसर जो होगा वो सिंगल होगा, और मार्केट सप्लाई में मल्टीपल प्रोड्यूसर, ढेर सारे प्रोड्यूसर होंगे। ठीक, यहां पे हम किस तरह के प्रोडक्ट की बात करेंगे? सिंगल कमोडिटी की। कमोडिटी यहां क्या होगी? सिंगल होगी, और यहां भी सिंगल कमोडिटी ही होगी। ठीक, और इंडिविजुअल में वेरियस पॉसिबल प्राइजेस, वेरियस पॉसिबल प्राइजेस, और मार्केट में भी क्या होगा? वेरियस पॉसिबल प्राइजेस। ठीक है, यहां पे भी क्या होगा? वेरियस पॉसिबल प्राइजेस ही होगा। तो अब देख लो भैया बोर्ड पे, फिर सर इंडिविजुअल और मार्केट में डिफरेंस क्या है? सिंगल कमोडिटी यहां भी है, सिंगल कमोडिटी यहां भी है, वेरियस पॉसिबल प्राइजेस यहां भी हैं, वेरियस पॉसिबल प्राइजेस यहां भी हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में अंतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो कि किसी भी एक ऐसी जगह पे जाते हैं, कोई ऐसा मेरे पास एग्जैक्ट एग्जाम्पल, हाँ, जैसे मान लो आप मंडी जाते हो, तो मंडी में क्या बिक रही है? सब्जियां बिक रही हैं। आपने कोई एक सब्जी उठाई, सिर्फ आपने आलू की बात करी, ठीक है,
तो आलू की अगर बात करो तो आलू का अगर एक सेलर है, ठीक है, तो कमोडिटी एक उठ ली हमने आलू, वेरियस पॉसिबल प्राइजेस उस मार्केट में अवेलेबल होंगे दोनों ही जगह। अब अगर आप एक सिंगल प्रोड्यूसर के बिहेवियर की बात करेंगे तो वो क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई है। और उस मंडी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं जो आलू बेच रहे हैं, ठीक है, तो बस प्रोड्यूसर या क्या हो गए, सेलर क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। यानी कि प्रोड्यूसर हो या सेलर हो, बस यही मल्टीपल होंगे। कमोडिटी दोनों ही केसेस में क्या होगी, आप एक ही सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, सिंगल पीस ऑफ कमोडिटी की बात कर रहे हैं, और प्राइजेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे डिमांड में था कि अगर प्राइजेस 4 रुपीज़ हैं तो डिमांड क्या होगी, प्राइजेस 5 हैं तो डिमांड क्या होगी, 6 है तो डिमांड क्या होगी, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी होगा कि प्राइजेस 4 है तो हम कितना सेल करेंगे, 5 है तो कितना सेल करेंगे, 6 है तो कितना सेल करेंगे। एक आदमी की बात करो इंडिविजुअल, सबकी बात करो मार्केट, ठीक। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सप्लाई के आगे। शुरू हो गया, हाँ आते हैं भाई। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल किसे कहते हैं यार, डिमांड चैप्टर से पढ़ रहे हो, इवन पहले चैप्टर से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से पढ़ रहे हो, और स्टैटिस्टिक्स में भी बताया गया है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबल के फॉर्मेट में आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किस चीज का, ऑफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, दैट इज कमोडिटी एक्स, ठीक। मैंने लिख भी दिया इसलिए ब्रैकेट में कि पर्टिकुलर कमोडिटी का जब आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किन चीज़ों के लिए या किन चीज़ों के साथ में लेके, विद वेरियस पॉसिबल प्राइजेस जो कि आपको गिवन होंगी, ठीक। तो उसको क्या कहा जाता है, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। और सप्लाई कर्व किसे कहते हैं, जब आप उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को किस में उतार दें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। यानी कि आप जब शेड्यूल को, जो आपका सप्लाई शेड्यूल है, जब आप उसको ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, आपका सप्लाई कर्व। अब मुझे ये बताओ जवाब, सप्लाई शेड्यूल कितने तरह के हो सकते हैं सर, जितने तरह की सप्लाई होती है। सर सप्लाई होती कितने तरह की है, 2, एक आपका इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और एक आपका क्या हो सकता है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इज दैट क्लियर। सप्लाई कर्व कितने तरह के हो सकते हैं सर, वो भी 2 भाई, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है तो एक हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और दूसरा हो जाएगा आपका ग्राफिकल सप्लाई कर्व, ठीक है। ये नोट करो, उसके बाद शेड्यूल एक बनाऊंगा और उसका कर्व, फिर उसी को मार्केट में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसका कर्व हम देखेंगे, ठीक। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। शुरू हो गया, हाँ देखो भैया, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हमने टेबल बना दिया है, प्राइजेज ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स लिखने का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी एक्स की बात कर रहे हैं। प्राइजेज ऑफ कमोडिटी एक्स यहाँ पे गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, और सप्लाई जो है वो हम यूनिट्स में ही करेंगे। जाहिर सी बात है, हम अपने गुड्स की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स जो होगी वो यूनिट्स में होगी, ठीक। अब जब आप किसी एक इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे, फर्म 1 की सिर्फ बात करेंगे, अगर एक की सिर्फ अगर आपको टेबल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल है, यानी कि 0 यूनिट प्राइजेज है तो वो सप्लाई नहीं करेगा। 1 पे मान लो वो 2 यूनिट्स बेचना चाहता है, 2 पे 4, 3 पे वो 6, 4 पे वो 8, क्योंकि डिमांड का रूल क्या था, हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड। सप्लाई जस्ट अपोजिट है। बीइंग एज अ प्रोड्यूसर, आप बताइए कि अगर तुम प्रोड्यूसर हो तो तुम्हारे सामान की कीमत अगर मैं कम दूं या मार्केट प्राइजेज अगर कम तैयार पे हों, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा बेचना चाहेंगे क्या, ठीक। आप उसको ज़्यादा तभी बेचना चाहेंगे, ध्यान देना, विलिंगनेस की बात है यहाँ पे, आप ज़्यादा तभी बेचना चाहेंगे जब आपको आपके सामान की कीमत ज़्यादा मिले, ठीक। तो जब आपको इंडिविजुअल एक का देता है तो इस तरह के शेड्यूल को हम क्या कहते हैं, ये कौन सा शेड्यूल है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक। अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जो SX गिवन है ये आपका मान लो कि फर्म 1 के लिए है, फॉर फर्म 1, फॉर फर्म 2, फॉर फर्म 3, फॉर फर्म 4, और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे टोटल। इस टोटल को हम क्या कहेंगे, मार्केट सप्लाई कहेंगे, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो और इसका जवाब दो। मान लो कि फर्म 1 का तो हमारे पास डेटा गिवन है, प्रोड्यूसर 2 जो है
ये अलग अलग प्रोड्यूसर्स का डेटा है जो मैंने बोर्ड पे ऐसे ही भर दिया है। ठीक, अब इधर बोर्ड पे देखो और उसका जवाब दो, क्योंकि जोड़ के जवाब तुम ही दोगे, एडिशन का काम तुम्हारा ही है। ठीक, 0 यूनिट प्राइस पे जब सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे थे तो ये सिर्फ यहाँ तक जब बात थी तो वो ये डेटा था। अब 0 यूनिट प्राइस पे प्रोड्यूसर 1 कुछ नहीं बेचना चाहता है, प्रोड्यूसर 2 भी कुछ नहीं बेचना चाहता है, प्रोड्यूसर 3 1 यूनिट बेच सकता है और प्रोड्यूसर 4 1 यूनिट बेच सकता है। ठीक, तो मार्केट सप्लाई 0 यूनिट प्राइस पे क्या होगी? 2 यूनिट्स की। ₹1 पे मार्केट सप्लाई क्या होगी? 10। ₹2 पे क्या होगी? ₹3 पे क्या होगी? जोड़ो बताओ। ₹4 पे क्या होगी? ठीक है, तो अब ये जो बना आपका पूरा, इसको क्या कहेंगे आप? इस पूरे को क्या हम कहने वाले हैं? मार्केट सप्लाई। अब ये टेबुलर फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा? शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, इस पूरे को हम कहेंगे अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल का जब सिर्फ यहाँ तक था, प्रोड्यूसर 1 का जब सिर्फ डेटा गिवन था तो ये इंडिविजुअल था। ये हो गया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या कहेंगे हम? इंडिविजुअल या मार्केट सप्लाई कर्व कहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम कर्व बनाते हैं इसी से। देखो भैया, मैंने ये प्रोड्यूसर नंबर 2, 3 और 4 का मिटा दिया है और डायग्राम बनाने के लिए एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, हमारी आदत है एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लिखने की और वाई एक्सिस पे क्या आदत है? प्राइस लिखने की, क्योंकि डिमांड में भी यही था, सप्लाई में भी यही चलेगा। अब बोर्ड पे देख लो, 1 मिनट में ये काम खत्म। अभी हमारे पास मान लो सिर्फ इंडिविजुअल का डेटा है यहाँ पे। ठीक है, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6 और 4 पे 8। ठीक, तो बोर्ड पे देखो, जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं आपका सप्लाई भी बढ़ रही है। स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन पढ़े हो, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नहीं है? एक अगर फैक्टर बढ़ रहा है तो दूसरा भी फैक्टर बढ़ रहा है। तो जब भी कोई फैक्टर बढ़ता है तो जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो सप्लाई कर्व बनेगा वो क्या बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, ये SS ये बनेगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि इसका एक फीचर निकल के आता है और वो फीचर क्या है? सप्लाई कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड की अपवर्ड, अपवर्ड टू राइट। इसका मतलब सप्लाई कर्व क्या है? निगेटिवली स्लोप्ड है कि पॉजिटिवली स्लोप्ड है? पॉजिटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल का बन गया तुम्हारा। ठीक है, ये और मार्केट का देखो, अब इंडिविजुअल का 0 पे 0 है, 2 है, 4 है। ठीक, मार्केट का भी सेम ऐसा ही बनेगा, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैटर बन जाएगा और कुछ नहीं, सेम यही कर्व बनेगा। ये कर्व बनाओ, ठीक है, उसके बाद में इसी कर्व पे अब आप ये इसको लिख लेना ना कि ये इंडिविजुअल का है। मैं एरो बना दे रहा हूँ, ये हमारा है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, हो गया। चलो 4 3 2 1 गो, चलते हैं आगे। इसको मैं मिटाता हूँ और मार्केट का भी यही बनेगा, बस थोड़ा सा फ्लैटर बन जाएगा। इंडिविजुअल भी यहाँ से मिटा दीजिए और अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? सेम फॉर्मेट पे मार्केट, वही एक्स एक्सिस, वही क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, वाई एक्सिस, सप्लाई के ही कर्व बनाने जा रहे हैं, बस वो थोड़ा सा फ्लैटर बन जाएगा SS। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक्सिस पे थोड़ा सा फ्लैट है बस। क्यों? क्योंकि 0 यूनिट पे इंडिविजुअल में कोई डिमांड नहीं है, मगर 0 रुपीज़ पे मार्केट में 2 है ना, 2, 10, 18, 30, 34 लिखा हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा क्या होगा? ज़्यादा आपका फ्लैटर बन जाएगा बस। मगर दोनों का ही जो फीचर होगा वो सेम होगा। इंडिविजुअल में भी ये ऊपर जा रहा था, मार्केट में भी ऊपर जा रहा है। इंडिविजुअल में भी पॉजिटिवली स्लोप्ड था, मार्केट में भी पॉजिटिवली स्लोप्ड है। नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों में ही नीचे से ऊपर जा रहा है। मामला क्लियर हो गया? यानी कि अभी अब तक हम लोग क्या क्या जान लिए? व्हाट इज सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल 2 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल और मार्केट, और सप्लाई कर्व इंडिविजुअल और मार्केट। ठीक है, डायग्राम बनाओ, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई पे। चलो आगे की बात, लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ डिमांड याद है, सेम लॉ ऑफ डिमांड ही की तरह बिल्कुल लॉ ऑफ सप्लाई भी है, बस कुछ चीज़ें, चूंकि डिमांड और सप्लाई जस्ट एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इसलिए कुछ वर्ड्स इन्वर्स हैं। ठीक, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, सेटरिस पेरिबस। सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है, ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो या तो आप एग्जाम में सेटरिस पेरिबस लिखो और या तो आप अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट लिखो। ठीक है, बाकी बातें कांस्टेंट रहने पे। अब वो बाकी बातें हैं क्या, वो अभी हम जानेंगे। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, प्राइस जो होगी वो इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड, अच्छा क्वांटिटी सप्लाई वर्ड नहीं है या सिर्फ सप्लाई वर्ड नहीं है, क्वांटिटी सप्लाइड है। अलग अलग प्राइजेस पे आप कितनी क्वांटिटी बेचने को तैयार हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, क्वांटिटी सप्लाइड कहा जाता है। तो इट्स क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी कि जब प्राइजेस तुम्हारे बढ़ेंगे तो सप्लाई क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज, अब जब प्राइजेस डिक्रीज करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। यानी कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज। तो ये रिलेशनशिप क्या है, कैसा रिलेशन भाई, प्राइस बढ़े सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटे सप्लाई घटी, तो ये कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। किसके किसके बीच में, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अपनी खुद की प्राइजेज में, क्योंकि इसके रिलेटेड गुड्स के भी प्राइजेज होंगी ना कुछ। ठीक, जैसे अगर आप सिर्फ चाय की बात कर रहे हैं तो चाय की प्राइजेस के बढ़ने से सप्लाई का बढ़ जाना और चाय की प्राइजेस घटने से चाय की सप्लाई का घट जाना, यही लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अब चाय के रिस्पेक्ट में अगर आप इस चीज़ को कॉफ़ी के प्राइजेस से जज करने लगे तो खेल खत्म। क्यों, क्योंकि ऊपर रूल कह रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यहाँ पे कॉफ़ी की प्राइजेस को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। चाय जिस मटेरियल से बन रही है उनकी भी प्राइजेस फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, या कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस बिहेवियर नहीं बदल जाना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड नहीं बदल जाना चाहिए। यानी कि बाकी सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो अगर चाय की प्राइजेस बढ़ रही हैं तो चाय की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और चाय की प्राइजेस अगर घट रही हैं तो चाय की सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि ओन प्राइस की बात हो रही है, अपनी खुद की प्राइजेस की, किसी दूसरे के प्राइजेस की बात नहीं हो रही है। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर कि वो जो आपने लिखा, व्हाट डज वी मीन बाई, मेरा बस ये सवाल है, इसको तुमको नहीं नोट करना है, व्हाट डज वी मीन बाई अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये जो हम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट कह रहे हैं इसके मायने क्या हैं, ये क्या वो अन्य बातें हैं जिन्हें कांस्टेंट रहना है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें अगर सही हैं, ठीक है, तो हम जो चाहेंगे वो हमको मिल जाएगा। वो बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक, उसी पे अब हम बातचीत करने वाले हैं। और वो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट वाली चीज़ों को क्या कहा जाता है। डिमांड पढ़े हो, डिमांड में आता, तुमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यानी कि अदर थिंग्स जो हैं ये वो सारी अदर थिंग्स को मिला के ही सप्लाई किसी कमोडिटी की बनती है। यानी कि सप्लाई कभी भी सिर्फ उसकी प्राइस से नहीं बनेगी, और भी तमाम फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा बनता है। तो हम बातचीत करने जा रहे हैं अब किसकी, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स मैं पहले यहाँ लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको अभी मिटा के फिर साफ से इसको लिखूंगा। सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू, डिमांड का लिखा था ना, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फिर इन द ब्रैकेट तमाम चीज़ें लिखी थी। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें लिखी थी ना डिमांड में, ऐसे ही सप्लाई में भी हम यही लिखने जा रहे हैं कि एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, और उसमें कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एक चीज़ से सप्लाई डिसाइड नहीं होगी, तमाम मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना। ठीक, ऑनलाइन क्लासेस की जो वो थी रीच कह लो या इसकी अवेलेबिलिटी कह लो, ये कोविड के बाद से बढ़ गई। ठीक, क्योंकि सारे फैक्टर्स काम किए ना, कोविड आया तो लोग जाने कि यार ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा चलो मान लो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोविड के पहले भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते थे। ठीक, मगर अगर इंटरनेट के रिसोर्स ही नहीं अवेलेबल हो कहीं पे, किसी जगह पे, किसी लोकेलिटी में, तब ठीक, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए एक ही साधन का होना जरूरी है क्या, आपका पढ़ाई में मन लगाना। आपके पास अवेलेबल रिसोर्स होने चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ माँ बाप दे रहे हैं, तुम्हारा खुद का पर्सनल मन नहीं है पढ़ने का। ठीक,
तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स की हम बातचीत करने जा रहे हैं कि सप्लाई के सारे डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वो अदर थिंग्स क्या हैं, वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, यही वो 4 लोग हैं जिनको हम जानने जा रहे हैं। नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखो भैया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसका एक और नाम है सप्लाई फंक्शन, ठीक। यानी कि सप्लाई जो है, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई किन किन चीज़ों से मिलकर बन सकती है, ईदर इंडिविजुअल और मार्केट और बोथ, ठीक। वो ये है एस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, पी एफ, एस टी, जी पी, जी, ई एक्स, एन, और अगर एक आध दो छूट गए होंगे तो वो भी, ठीक। एस एक्स का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एक्स। एफ का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ, यानी कि ये सारे फैक्टर्स को आप मिलाएंगे फ्रॉम पी एक्स टिल एन, इन सारे फैक्टर्स को मिलाएंगे तब जाके किसी एक कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में क्या होती है, डिसाइड होती है। पी एक्स का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, ओन प्राइस, मैंने लिख दिया है ओन प्राइस, हम ओन प्राइस की बात कर रहे थे तब से ना, ठीक है, ओन प्राइस, ठीक। अब ओन प्राइस के अलावा किसी दूसरे कमोडिटीज़ की भी प्राइजेस अफेक्ट करती हैं क्या सप्लाई को। जैसे अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो चाय के प्राइजेस के अलावा किसी दूसरे कमोडिटीज़ की प्राइजेस भी चाय की सप्लाई को अफेक्ट कर सकती हैं क्या, जी बिल्कुल, उन्हें कहते हैं पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। पीएफ मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बात समझ में नहीं आती है सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने कहा इजी लिख लो, कॉस्ट ऑफ इनपुट। आप कितनी कॉस्ट लगा रहे हो उसी के हिसाब से तो अपनी मार्केट में कीमत तय करोगे ना। इसको बनाने में 10 रुपये लगा रहे हो तो इसको 15 में बेचोगे, और 18 रुपये इसको बनने में अगर लग रहे हैं तो तुम इसको 25 में बेचोगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर तुम प्राइस क्या चुका रहे हो बीइंग एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो प्राइस चुका रहे हैं ना, वो बात नहीं समझ में आई। कॉस्ट चैप्टर तो पढ़ लिए ना, कॉस्ट समझ में आया ना, तो इसको दूसरे भाषा में क्या है, कह लो कॉस्ट। आपकी कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो मार्केट में सप्लाई आप कम प्राइजेस पे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप मार्केट में सप्लाई तभी ज़्यादा करेंगे जब आपको आपके प्रोडक्ट की जेन्युइन कीमत मिले। एसटी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी का लेवल क्या चल रहा है। मान लो कि आज का जो इन्वायरमेंट है वो एक्स टेक्निक पे चल रहा है और हम आउटडेटेड यूज़ कर रहे हैं, तो हम बढ़िया सप्लाई दे पाएंगे क्या। और हम इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी अगर अडॉप्ट कर लिए हैं तो हम बढ़िया दे पाएंगे, ठीक है। जीपी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अगर फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, तो उससे आपकी सप्लाई अप या डाउन क्या हो रही है, वो इस पर हम कल बातचीत करेंगे। गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल क्या है, ठीक है, फर्म का मोटिव क्या है, ठीक है। ईएक्स का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइजेस, ठीक है। फर्म अगर सोच लेती है कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होंगी तो उसका करंट में सप्लाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर पड़ेगा, वो हम बातचीत करेंगे। और एन मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स, मार्केट में अवेलेबल फर्म्स कितनी है। कम फर्म होंगी तो सप्लाई कम होगी, ज़्यादा फर्म होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी। कल से हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और इसके बाद और क्या हमारे पास बचता है पढ़ने को, ये खत्म हो जाएगा, एक्सेप्शंस बचेंगे, तो मतलब हार्डली सप्लाई 3 से 4 दिन का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। 3 से 4 पार्ट्स में हमारा सप्लाई का जो पूरा वीडियो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ों को नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम कल शुरू करेंगे आगे, इसके यहीं के आगे से हम शुरुआत करेंगे।